नमस्कार दोस्तों, मैं जय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। तो गाइस, आज मैं कहानी कहने जा रहा हूँ। 1 घंटे की मज़ेदार कहानियाँ कहने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आ जाता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे मम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफीक से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर रफीक के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज्यादा दौलत पाने की भूख का फायदा एक जिन्नत ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चीख लगाई। घर पे तो कोई न था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी और अब वह विकराल परछाई मेरा और रजिया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मेरे रजिया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए? उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस जमीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफा बाहर निकालो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई गड्ढा हुआ खजाना है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से जमीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक का लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर जमीन में से कम वक्त मट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना निकला। हिम्मत हारकर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज के साथ गर्म हवा निकली जो सीधी मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाकये के बाद से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और मेरी इस तकलीफ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसीलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे। मेरी तकलीफ का
मेरे से छुटकारा हो सके, इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं दूसरी कहानी स्टार्ट करता हूँ। दूसरी कहानी का नाम है जिन्नात की शादी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आरा शहर की घटना है, लगभग 70 वर्ष पुरानी, लेकिन लोगों के बीच अभी भी कहीं सुनी जाने वाली। आरा शहर का एक मोहल्ला है शिवगंज। वहाँ हाल के वर्षों तक रूपम सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसके बगल की गली में एक बड़े ही विद्वान पुरोहित रहा करते थे, जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक बार की बात है, रात के करीब 2 बजे वे दूसरे शहर के किसी यजमान के वहां से पूजा संपन्न कराकर लौट रहे थे। अपनी गली के मोड़ पर रिक्शा से उतरकर वे घर की ओर बढ़े ही रहे थे कि अचानक एक गोरा चिड्डा लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी डर गए। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या बात है? आप डरे नहीं, मैं एक जिन्न हूँ, आपसे बहुत जरूरी काम है, उसने जवाब दिया। अरे भाई, एक जिन्नात को मुझसे क्या काम? आपको 1 सप्ताह बाद मेरी शादी करनी है। करमन टोला की एक युवती का देहांत उसी दिन होना है, उसी के साथ मेरी शादी आपको करनी है। मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा। जिन्नात की शादी? मैंने ऐसी शादी कभी कराई नहीं, इसका विधान भी मुझे नहीं मालूम। पंडित जी, शादी तो आप ही को करनी है, कैसे आप जाने। आज से ठीक 8वें दिन आप रात के 1 बजे अबर पुल पर आपका इंतजार करूंगा। आपको वहां समय पर पहुंच जाना होगा। यह बात किसी को बताना नहीं है। इतना कहकर जिन्नात गायब हो गया। पंडित जी घर पहुंचे। रात भर सो नहीं सके। दूसरे दिन तमाम शास्त्रों को पलट डाला, लेकिन जिन्नात की शादी की विधि नहीं मिली। अंततः उन्होंने कई किताबों का अध्ययन कर एक अपना तरीका निकाला। 8वें दिन पंडित जी डरते सहमते रात के 1 बजे से पहले ही अबर पुल पर पहुंच गए। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बज गए, लेकिन जिन्न नहीं पहुंचा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक झन की आवाज के साथ जिन्नात प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। माफ कीजिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकेगी। क्यों, क्या हो गया? वह लड़की मरी तो जरूर, लेकिन मरने के वक्त जब उसे जमीन पर लिटाया गया तो रुद्राक्ष का एक दाना उसके शरीर को छू रहा था। इसके कारण मरने के बाद वह सीधे शिवलोक चली गई। अब वह वहां से वापस नहीं लौटेगी, इसीलिए अब उसके साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसने पंडित जी की ओर चांदी के सिक्कों की एक थैली बढ़ाते हुए कहा, आप मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए, इसे दक्षिणा समझकर रख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने कहा कि जब शादी करवाई नहीं तो दक्षिणा कैसा? लेकिन जिन्नात उनके हाथ में थैली थमाकर गायब हो गया। पंडित जी घर वापस लौट आए। कई वर्षों तक उन्होंने इस घटना का किसी को जिक्र नहीं किया। बाद में अपने कुछ करीबी लोगों को यह घटना सुनाई। धीरे धीरे लोगों तक यह किस्सा पहुंचा। तो कैसी लगी गाइस आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट कर जरूर बताना दूसरी कहानी कैसी लगी। अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चढ़ पड़े।
रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव पाव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया, उधर पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुने दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है सामने? आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामी मामा को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। मित्रों, आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा? अपने महत्वपूर्ण नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस? और दोस्तों, ये कहानी को आप लाइक शेयर कर दीजिए। और आपको कैसी लगी? अब मैं कहानी सुनाता हूँ नंबर 4। यह कहानी 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जंगपुरा में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किसके और कितनी देर बातें करते, उनके यहाँ जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे 2 घंटे गपशप करने के बाद खाना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनाने शुरू की। फलाने जगह में भूत के भय से जाने से डरते हैं। मैं वहां रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी
ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाची जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है। ये वह न जाने कहाँ कहाँ के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पर जाने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। उन्होंने भी उसी दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें बेचकर हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफी था। मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज आई, मैं हूँ। आप चाचा जी के यहाँ गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चारों ओर ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने की ही अंदेशा हुआ। पिछवाड़े का दरवाजा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी 2 लाल लाल आंखें चमक रही है। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही 2 लाल बत्तियां जलती है। जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से चौंक कर कहा, ओह, हम तो उससे डर खा गए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी ने तुरंत बनानी गई उनकी निडरता की कहानियों के पोल खोल दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिए मत। हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। और दोस्तों, दूसरे ही दिन हमने उनकी लाश कुएं के पास देखी। हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो कैसी लगी गाइस ये आपको कहानी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए। जी हाँ, यह बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वालों की सुने तो यह एकदम सत्य घटना है। खैर, जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उससे तो मैं नहीं मिला हूँ और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55-60 साल हो गए हैं और इस घटना के घटने के 5-6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया था। इस रोचक दैवीय घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वालों की माने तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गया और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर, यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही न हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही कौतूहल हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंकी की चोट पर बताया कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वही की। वहाँ एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर घमावन धूप सेकना ले रहे थे। दरअसल बात यही थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए।
पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गए और अपनी माँ को बुला लाए। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम ठंडे हो गए हैं और उनकी इहलीली समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बस में कटवा कर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन, लकड़ी, गोहरा आदि निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लादा गया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी किनारे गए। ठंडक का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता साजने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी आदि को उतारकर चिता सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां आदि रखकर घी धूप आदि डाला गया और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने जो ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके। तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख से, सिर पर से लकड़ी आदि को हटाई। अरे यह क्या, लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तर था और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर गई थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा है। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए क्योंकि उनको लगा कि पंडित का भूत आ गया है। कुछ लोग पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वही डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर से की सारी लकड़ियों आदि को उतारा और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वही नीचे सुला दिया और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अंजलि पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डर सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोला छाप डॉक्टर को भी बुलाकर बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात अब तो पूरे जवार में फैल चुकी। फलाना गांव के फलाना बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर आ गए। रिश्तेदारों आदि के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और कौतूहल से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना के जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपितु उनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोल पड़े वास्तव में वे मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ,
कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा के दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों ने बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले? हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हार्ड मास के नहीं, अपितु हवा आदि से बने हो। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मैं संजान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं और बाद में जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता क्यों। कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी बाबा को जाने बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते देखा न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने आने वालों से बहुत प्रेम से मिलते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। यह कहानी एक डायन की है, काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी है। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी ने सुना होगा। भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत की कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बोझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना करते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसीलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना।
वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी और औरत ने वही किया जो बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी को पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा 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 हा। फिर ऐसी हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था दोस्तों, पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ थे और तलवार भी पड़ी थी और उस खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी। जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था, ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है।
मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वो नोच नोच कर खा रही थी। तो गाइस, इतनी ही थी कहानी। उसका दूसरा पार्ट मुझे नहीं मिला है, तो प्लीज़ गाइस, आप इतनी कहानी को एंजॉय किया, थैंक यू गाइस। अब मैं दूसरी कहानी स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर करना लास्ट में, थैंक यू। बात तब की है जब मैं 3 या 4 साल का रहा होगा। उस समय हम गांव में ही रहते थे। मुझे रोज रात को खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई देती थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई होती थी और उसकी आंखें नीली होती थी। वह मुझे बुलाती थी। मैं बहुत डर जाता था और अपनी माँ को पकड़कर सो जाता था। कुछ दिनों में हम अपने पिताजी के साथ शहर में रहने लगे। गांव का घर खाली हो गया। हमारा गांव जाना भी कम होने लगा। अब केवल शादी ब्याह में गांव जाना होता, वह भी केवल मेरे माता पिता ही जाते। मैं अपने गांव के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका था। रात में दिखने वाली उस औरत को भी मैं सपना समझने लगा था। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। मैं 15-16 साल बाद गांव गया था। हमने अपना घर भी साफ करवा रखा था। हम अपने घर में ही रुके थे। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही औरत नजर आई। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और वो मुझे पहले की तरह बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन का कोई डरावना सपना सच हो गया हो। मैं काफी डर गया और भगवान को याद करने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अगले दिन से अपने घर पर नहीं सोया और उसके बाद से मैं गांव में कभी नहीं आया। तो कैसी लगी गाइस कहानी, कमेंट कर जरूर बताना। नीली आंखें। मित्रों, मेरा नाम ओंकार है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना, ट्रू इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनको उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से आना जाना खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो रात के 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भी था, लेकिन वह रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने के सोचा ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी ने मेरे भाइयों और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी काफी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफी डर लगता है। उन्हें पंडित जी को भी साथ ले लिया। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से सफेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफेद ही थी। मेरा भाई बुरी तरह डर गया और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्त भी उसको अब देख पा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलने के बाद चलते चलते बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आई।
मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे। उन्होंने फिर पुजारी जी को बताने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए थे। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब हो गए थे? तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो 8:30 को रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो पुजारी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद विपत्ति से बचाने के लिए खुद शायद पुजारी के वेश में भगवान आए थे। मेरा भाई और उसके सभी दोस्त हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। मित्रों, ये मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई सत्य हॉरर स्टोरी घटना हो तो मुझे इंस्टाग्राम जय डी फंडिया पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को गाइस प्लीज शेयर करना, लाइक करना और नीचे कमेंट करना। प्लीज गाइस शेयर करना। बाय बाय, धन्यवाद। भूत भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बुढ़वाओं की है। एक प्रकार के वो भूत होते हैं बुढ़वाओं। बुढ़वाओं के बारे में है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश पानी में डूबकर मर जाता है तो वह बुढ़वा बन जाता है। बुढ़वा बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर इनका बस केवल पानी में ही चलता है। वह भी डूबा भर जिसमें कोई डूबा सकता हो पानी में। हमारे तरफ गांव में खाटों खाटिया में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं और खटमल वार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते तो लोगों के पास इन रक्त चूसक प्राणियों से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है, और वह यह है कि उस खटमली खाट को किसी तालाब, खंता, गड्ढा आदि में पानी में डुबो दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में छोड़ दी जाती है तो ये रक्त चूसक प्राणी या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट पूरी तरह से खटमल फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी इस गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाथने के कारण हुआ है। नहीं तो पहले यह समतल खेत हुआ करता था। मैं अपनी बसखट बांस की खाट को खटमल से निजात पाने के लिए डाल आए थे। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जांद पर ही पानी था। यह गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियां उगाई है और इसको भयावह बना दी है। साथ ही साथ यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूंज आदि बड़े खरपतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपने बसखट को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़े। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिए थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास के बीच बगीचे बकरियां आदि चरा रही थी। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी बड़े डेरा भूत डरने वाले हैं। वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों से सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे, पर पता नहीं क्यों उस दिन पंडित जी के भय व्याप्त था। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों व्याप्त था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बसखंड निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। और यह क्या, इसके बाद वे कुछ कर न सके और न चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींच लिए गए। अब वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो नहीं तो यह बचकर निकल जाएगा और अब यह अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है।
तब तक एक और बुढ़वा जो सुजर के रूप में था चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़े? इसके कंधे से तो जनुए झूल रहा है। इतना सुनते ही बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबाने की कोशिश कर रहा था। वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ यज्ञोपवीत को खींचकर तोड़ दिया। जने को तोड़ते लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की और बल दोनों जवाब देने लगे और बुढ़वा 20 पड़ गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया। उनको लगे वही पानी में घासने। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था वह किसी बकरी के चरवाए बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि वीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वाओं ने पंडित जी को उल्टा करके कीचड़ में उनका सर घास दिया था और घासते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और 8 बच्चों को एक साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आंख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगी हुई थी। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनंद फानंद में उसी पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी ससरी सांस चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी घर में खाट पर ही पड़े रहे थे और अब तक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों में भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत बुढ़वा उन पर हावी न हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित जी से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले ही से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि से सुरतिया कलेवा आदि करते थे, तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे समय हुए लगते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वह गुलाब हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था, क्योंकि दूसरे किसी के भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर, पास आने की भी हिम्मत नहीं थी। पर जब गुलाब ब्राह्मण बुढ़वे का नाम ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़वों ने हमला बोलकर मुझे घास दिया। अगली कहानी में गुलाब के डूबने और उसके बुढ़वा बनने की बात बताऊंगा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंगबली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है या झूठी यह मुझे नहीं पता दोस्तों, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं। तो कैसी लगी गाइस ये सभी आपको कहानियां? प्लीज गाइस शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है JD पांड्या। प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।